Hi everyone. In this video we are going to discuss about 8th chapter of 12th standard. This is the third volume of this chapter, Journey to the End of the Earth. In the previous volumes we have discussed that the writer was a researcher and she went to Antarctica to research about the climate change. There she saw an immensity and pleasant things of the Antarctica continent, and she says that this is the only planet where we can think or research about present, past or future, and because of human activities this planet has been adversely affected. In the second point, human impact, we have discussed that in a very short time human being has done a lot of things which have been very bad for the nature. And she also appreciates a program that is known as Students on Ice. It has enabled the students to praise the nature, and it also provides the students an opportunity to learn about the nature and the planet. Now we are going to discuss the remaining portion of this chapter. Yesterday we discussed about phytoplankton grass. This is a question which can be asked in the examination. So remember this. Take the microscopic phytoplankton, those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain. आप एक फाइटोप्लैंक्टन का ही उदाहरण ले लीजिए. फाइटोप्लैंक्टन क्या है? माइक्रोस्कोपिक है. माइक्रोस्कोपिक मीन्स होता है सूक्ष्म, बहुत छोटी. ये वो घास है जो समुद्र की वो घास है जो कि सदर्न ओशियन की फूड चेन को बनाए रखती है और उसका पालन पोषण करती है. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of process called photosynthesis. बेटा से भारत ले जाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ बेटा, बाद में दिखा सकता ना. हाँ, तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो एक सिंगल सेल प्लांट है और ये जो सूर्य की जो एनर्जी है उसको एसिमिलेट करते हैं. एसिमिलेट करने का मीनिंग होता है किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना, पचा लेना, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है संश्लेषित करना, संश्लेषण करना, सिंथेसाइज करना. तो ये जो घास है कौन सी, जिस घास के बारे में हमने बताया कि ये पूरे की पूरी सदर्न ओशन फूड चेन को बनाए रखती है और उसको क्या करती है, नरिश भी करती है, उसका पालन पोषण भी करती है. तो ये फाइटोप्लैंक्टन है और ये जो घास है वो एक सिंगल सेल वाली प्लांट है. तो ये एक कोशिकीय पौधे हैं जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग
कार्बन को पचाने में करते हैं और प्रकाश संश्लेषण नाम की महत्वपूर्ण एवं चमत्कारी प्रक्रिया द्वारा जैविक यौगिकों का संश्लेषण करती है। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो सन की जो एनर्जी होती है उसका यूज़ करते हैं कार्बन को पचाने के लिए। तो जो कार्बन होता है उसको ये एसिमिलेट कर लेते हैं, उसका तो पाचन कर लेती है, मतलब ये कार्बन का यूज़ करती है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो काफ़ी आश्चर्यजनक है और सबसे महत्वपूर्ण भी है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में, उसमें इसको सिंथेसाइज कर लेती है, संश्लेषित कर लेती है। साइंटिस्ट्स warn that a further deflection in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये चेतावनी दी है कि आगे जो डिप्लेशन होगा, डिप्लेशन का मीनिंग होता है कमी होना, ओजोन लेयर में अगर आगे जो कमी होती है तो ये फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटीज़ है उनको प्रभावित करेगा, which in turn will affect the lives of all the marine animals and birds of the region। बदले में ये जितनी भी मरीन एनिमल्स हैं, जो भी जलीय जीव हैं और जो बर्ड्स हैं उस क्षेत्र में, उन सब के जीवन को प्रभावित करेंगे। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और साथ ही साथ में जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसको भी प्रभावित करेगा। तो जो साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने भी वार्न किया है कि अगर वो ओजोन लेयर में और कमी आती है तो फाइटोप्लैंक्टन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये प्रभावित करेगा। साथ ही साथ जो मरीन एनिमल्स और बर्ड्स हैं उस रीजन के, उस क्षेत्र के जो भी समुद्री जीव और जो बर्ड्स है, पक्षी है, उन सबको क्या करेगी, प्रभावित करेगी। और साथ ही साथ में जो ग्लोबल कार्बन साइकिल है उसको भी प्रभावित करेगी, क्योंकि अगर ओजोन लेयर में और कमी आती है तो कार्बन की जो मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन जो है ये भी पूरी की पूरी जो कार्बन है जिसका कि एक संतुलित अवस्था में बनाए रखता है, एक बैलेंस बनाए रखती है, उस बैलेंस को बना पाने में असमर्थ हो जाएगी। तो इसकी वजह से कार्बन साइकिल जो है वो बिगड़ जाएगा। इन द पेरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस। पेरेबल मीन्स होता है दृष्टांत, कोई कहानी जिस के बारे में हमने कुछ पढ़ा है या जो किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को शो करती है। तो फाइटोप्लैंक्टन के दृष्टांत में अस्तित्व का विशाल रूपक है, एक बहुत बड़ा रूपक है। मेटाफर का मीनिंग होता है रूपक। तो यहाँ पे कहने का क्या मीनिंग हो रहा है, यहाँ पे कहने का जो मीनिंग है यही है कि फाइटोप्लैंक्टन एक तरीके से क्या है, एक एग्जिस्टेंस का मेटाफर है। तो एग्जिस्टेंस ही क्या है, फाइटोप्लैंक्टन है। किसके लिए, जो मरीन लाइफ है उनके लिए और वहाँ की जो वेजिटेशन है उनके लिए। तो फाइटोप्लैंक्टन ही एक तरीके से किसका रूप है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस का रूप है। किसका एग्जिस्टेंस यहाँ पे अफेक्ट होने वाला है, बर्ड्स एनिमल्स का, कार्बन साइकिल का, और साथ ही साथ में जो भी वहाँ की वेजिटेशन है उन सब का। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए और जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। लास्ट में यहाँ पे एक सजेशन दे रखा है कि हमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उन सब का ख्याल रखना चाहिए ताकि बड़ी जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी अपने आप ठीक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है वॉक ऑन द ओशियन, समुद्र पे चलना या महासागर पे चलना। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच epiphanies, but the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south। epiphanies means होता है प्रत्यक्ष दर्शन, अकर मीन्स होता है घटित होना। मेरा अंटार्कटिका का जो अनुभव है एक प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शनों से भरा हुआ था।
परंतु सबसे अच्छा जो प्रत्यक्ष दर्शन था वो अंटार्कटिका घेरे का था, जो 65.55 डिग्री साउथ साइड में था। The Sokolsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. पेनिसुला का मीनिंग होता है प्रायद्वीप। ऐसी जगह जो तीन ओर से पानी से घिरी हुई हो। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना। सोकल्स्की उस जहाज के लिए यूज़ किया गया है जिसमें वो बैठकर रिसर्च के लिए अंटार्कटिका में गए थे। यह रशियन जहाज था। सोकल्स्की प्रायद्वीप तथा टेडपोल द्वीप जो हमें आगे जाने से रोक रहा था कि बीच में एक मोटी बर्फ की सतह में किसी प्रकार से घुस गया। मैनेज टू वेज मीन्स होता है चले जाना या घुस जाना, प्रवेश करना। वेज मीन्स टू एंटर। तो सोकल्स्की ने अपने आप को उस थिक गहरे और स्ट्रेच फैले हुए जो आइस थे उसके बीच में प्रवेश कर लिया, जो कि पेनिसुला प्रायद्वीप और टेडपोल जो आइलैंड थे उनके बीच में था, जो कि हमें आगे जाने से रोक रहा था। तो आगे जाने से क्या रोक रहा है? पेनिसुला और टेडपोल का जो आइस स्टेज है वो उनको आगे जाने के लिए रोक रहा था, परंतु इसमें भी ये प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे काफ़ी थिक आइस थी, परंतु जो सोकल्स्की शिप है वो वहाँ पे चला जाता है। यहाँ पे हर सेल्फ यूज़ किया गया है शिप के लिए। शिप के लिए हम शिप प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, इसको फीमेल की तरह ट्रीट किया जाता है। The captain decided we were going to turn around and head back north, but before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. हेडबैक का मीनिंग होता है वापस मुड़ना, टू टर्न। गैंगप्लैंक का मीनिंग होता है जहाज से नीचे उतरने का पुल। तो ब्रिज जहाँ से लकड़ी का बना हुआ पुल होता है या किसी और धातु का बना हुआ पुल जिससे वो नीचे की तरफ उतरते हैं, इस तरीके से सीढ़ियों की तरह काम करता है ये। कैप्टन ने फैसला किया कि हम मुड़कर वापस उत्तर की ओर बढ़ेंगे, परंतु ऐसा करने से पहले हम सबको पुल से उतरकर महासागर पर चलने का आदेश दिया गया था। तो जो कैप्टन है उसने निश्चय कर लिया कि हम सब क्या करेंगे, हम सब वापस नॉर्थ की तरफ मुड़कर जाएंगे, परंतु ऐसा करने से पहले हम सबको ये आदेश भी दिया गया था कि हम उसकी जो गैंगप्लैंक था उससे नीचे उतरेंगे और ओशियन पे चलेंगे। तो यहाँ पे वॉक करने का एक अपॉर्चुनिटी उनके सामने आ जाती है। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस। तो इसलिए हम सभी वहाँ थे, हम सब जो 52 मेंबर्स थे उस ग्रुप के। kitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seemed to spread out forever. kitted out मीन्स होता है आवश्यक कपड़े पहने हुए। ग्लेयर्स मीन्स होता है जो चमक होती है, इसके लिए यूज़ करते हैं। स्टार्क मीन्स होता है कठोर, सख्त। इसलिए वहाँ हम सभी बाउंड सदस्य गोरटेक्स और उस जो ग्लेयर थी, जो चकाचौंध थी, उससे बचने वाले जो चश्मे वो पहनकर उस सफ़ेद बर्फ़ पर चल रहे थे, जो चारों तरफ अनंत व्याप्त दिखाई दे रही थी, फैली हुई दिखाई दे रही थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक। और हमारे पैरों के नीचे की तरफ एक कठोर बर्फ़ थी। आइस पैक मीन्स होता है कठोर बर्फ़।
लगभग 1 मीटर। अंडरनीथ और फीट वॉज मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैरों के नीचे लगभग 1 मीटर गहरी आइस थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, और उसके नीचे 180 मीटर जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी था, सॉल्ट वाटर था। तो यहाँ पे लगभग 1 मीटर तक की गहरी जो है वो बर्फ़ की परत है, और उसके नीचे 180 मीटर्स तक वाटर है, केवल और केवल वाटर है। अब यहाँ पे लिविंग ब्रीदिंग क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि यहाँ पे क्रीचर्स भी है, प्राणी भी है जो उस पानी में रहते हैं, मरीन हो सकते हैं। इन द पेरिफेरी क्रेब ईटर सेल्स वर stretching and sunning themselves on ice floes, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. पेरिफेरी मीन्स होता है परिधि, फ्लॉज मीन्स होता है बर्फ़ की फ्लोटिंग जो लेयर्स होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। तैरती हुई चादर जो होती है उसके लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रेच मीन्स होता है फैलना। एक घेरे की परिधि में क्रेब यूज़ करते हैं केकड़े के लिए, जो समुद्री जो केकड़े होते हैं उसके लिए। क्रेब खाने वाले सील, ये भी एक समुद्र का जानवर होता है। बर्फ़ की तैरती चादरों पर लेटे हुए इस प्रकार धूप सेक रहे थे मानो बेघर कुत्ते किसी बरगद के पेड़ की छाया में लेटे हुए हैं। तो जो यहाँ पे स्ट्रे डॉग्स लेटे रहते हैं किसी बरगद के पेड़ की छाया के नीचे, वैसे ही क्रेब ईटर्स जो सील थे वो भी अपने आप को फैलाए हुए थे, मतलब वो लेटे हुए थे, धूप सेक रहे थे। आइस फ्लोज का मीनिंग वही हो गया है जो तैरती हुई जो लेयर होती है बर्फ़ की, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो बर्फ़ की जो तैरती हुई जो लेयर्स थी उन पे क्रेब ईटर सील्स जो थी वो फैली हुई थी, मतलब लेटी हुई थी, धूप सेक रही थी, और वैसे ही धूप सेक रही थी जैसे कि डॉग्स किसी बेनियन ट्री के छाया में लेटे रहते हैं। इट वॉज नथिंग सॉर्ट ऑफ ए रेवलेशन। रिवलेशन का मीनिंग होता है रहस्य का पता लगाने वाला। तो यह किसी रहस्य के पता लगने से कम न था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, सभी चीज़ें वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नाइन टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. No time zone, 6 चेक पोस्ट और 3 जो समुद्र थे या वाटर बॉडीज जो थी, और बहुत सारे इकोस्फीयर्स। तो नो टाइम जोन है, 6 चेक पोस्ट है, 3 वाटर बॉडीज है, और कई जीवमंडल थे। इकोस्फीयर जीवमंडल थे। मैं हमारे ग्रह पर सुंदरता के इस संतुलन को देखकर अभी भी आश्चर्यचकित थी। तो ये ब्यूटी का जो बैलेंस है हमारे प्लेनेट के ऊपर, उन सब को देखकर ये अब भी सरप्राइज्ड थी, आश्चर्यचकित थी। हाउ वुड इट बी if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? क्या होगा या कैसा होगा अगर अंटार्कटिका एक गर्म जगह बन जाता है जैसा कि पहले हुआ करता था? Will we be around to see it? क्या हम चारों ओर रहेंगे ये देखने के लिए? और would we have gone the way of the dinosaurs? और क्या हम डायनासोर्स के रास्ते पे चले जाएंगे, मैमथ्स के रास्ते पे चले जाएंगे, एंड वुली राइनोज, या फिर वो वुली राइनोज के रास्ते पे चले जाएंगे?
तो क्या हम ये सब देखने के लिए चारों तरफ रहेंगे, या हम उस रास्ते पे जा चुके होंगे जिस पर डायनासोर, विशाल जो हाथी हुआ करते थे, मेमथ्स यूज़ किया गया है, वेरी ह्यूज एलिफेंट दैट हैज़ एक्सटिंक्ट नाउ, और जो राइनोसोर्स थे, जो राइनोस थे, जो वुल वाले थे, वुल मीन्स होता है जो ऊन वाले राइनोसोर्स थे, जिनके बाहरी परत जो रोएं थी या जो बाल थे वो काफ़ी घने थे। तो क्या हम भी उन्हीं के रास्ते पे चले जाएंगे? कब? जब ये प्लेनेट क्या हो जाता है, सॉरी ये जो प्लेस जो है वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जैसे कि पहले था। हु टू से, कौन कहेगा या क्या कह सकते हैं। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, परंतु उन टीनेजर्स के ग्रुप के साथ में 2 वीक बिताने के बाद में, जो अब भी इस दुनिया को बचाने के आइडियलिज्म में बिलीव करते हैं, या अब भी उनका आदर्श है इस दुनिया को बचाने के लिए, ऑल आई कैन से इज़ दैट अ लॉट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स। जो मैं कह सकती हूँ इतना ही है कि 1 मिलियन वर्षों में बहुत कुछ हो सकता है, बट वॉट डिफरेंस डे मैक्स, परंतु एक दिन क्या डिफरेंस बनाता है, क्या फ़र्क पड़ता है एक दिन का। तो ये कह सकती हूँ कि 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ घट सकता है, किंतु एक दिन भी कितना अंतर डाल सकता है, एक दिन भी कितना फ़र्क डाल सकता है। तो एक दिन में कितना डिफरेंस हो सकता है इस बारे में भी वो जान सकते हैं, क्योंकि अगर इन चीज़ों पर हम अटेंशन पे नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो ये सारी चीज़ें इतनी वर्स हो जाएगी, इतनी ख़राब हो जाएगी कि नेचर जो हमें इतना सब कुछ दे रही है वो एक साथ में ही इतना भयंकर वाला रेवोल्यूशन कर सकती है हमारे अगेंस्ट, ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट, कि हम शायद अपने आप को भी नहीं बचा सकेंगे। तो इस तरीके से इस पूरे चैप्टर को अगर हम वापस रिवाइज करते हैं तो हम पाएंगे कि काफ़ी सिंपल चैप्टर है। स्टार्टिंग से देखते हैं हम रिवाइज करते हुए। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, इस चैप्टर का जो मीनिंग है वो है धरती के अंत की या कॉर्नर की एक यात्रा, या पृथ्वी के अंदर छोर तक की एक यात्रा है। इस यात्रा की शुरुआत की जाती है मद्रास से, और ये यात्रा की जाती है रशियन रिसर्च वेसल में बैठकर। इस यात्रा को करने के लिए जो राइटर है वो 9 टाइम जोन को क्रॉस करती है, 6 चेक पोस्ट और 3 वाटर बॉडीज़ को, और 3 ही इक्वेस्फीयर्स को क्रॉस करती है। उसके बाद में वो अंटार्कटिका पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंटार्कटिका पहुंचती है तब तक वह 100 घंटे की यात्रा कर चुकी होती है, जिसमें प्लेन से यात्रा करती है, जहाज़ से यात्रा करती है और कार से भी यात्रा करती है। जैसे वो वहाँ पे पहुँचती है तो सबसे पहले जो उसका उसकी जो फीलिंग है वो आती है सरप्राइज़ की, और उसके बाद में उसको रिलीफ मिलता है। ठीक है, तो उनको आश्चर्य होता है और रिलीफ भी मिलता है। तो सबसे पहले रिलीफ मिलता है और उसके बाद में क्या होता है, इनको आश्चर्य होता है, सरप्राइज होता है। और आश्चर्य किस चीज़ में होता है, जो उसकी इमेंसिटी है, जो विशालता है, उसका आइसोलेशन है, जो एकांतपन है, उसकी वजह से। उसके बाद में ये कुछ पास्ट के बारे में बताती है। जब 650 मिलियन वर्षों पहले यहाँ पे ये जो हिस्सा था वो एक साउथ सुपर कॉन्टिनेंट, जिसको गोंडवाना नाम से जानते हैं, उसी का हिस्सा था। और ये जो अंटार्कटिका और इंडिया है वो सेम ही सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, जो इंडिया है वो नॉर्थ की तरफ पुश होता रहा, और इस तरीके से जैसे वो नॉर्थ की तरफ पुश होता है तो यहाँ की जो लैंड मैस है यहाँ से ये टकराता है और हिमालय का यहाँ पे ओरिजिन होता है, निर्माण होता है। जब ये गोंडवाना था उस समय ये लगभग 500 मिलियन वर्षों तक एग्जिस्ट करता रहा, और यहाँ पे फ्लोरा और फोना है वो काफ़ी मात्रा में थे और ये फलता फूलता रहा था।
परंतु जैसे ही डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए और यहाँ पे मैमल्स का युग शुरू हो जाता है, तब चीज़ें बदलने शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पे बताया जाता है कि जब अंटार्कटिका का कोई विजिट करता है तो यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में जानने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वैसे ही है जैसे कि इसकी स्टार्टिंग में थी। यहाँ पे कार्बन का अध्ययन आराम से किया जा सकता है। इसके साथ में यहाँ पे बताया जाती है कि यहाँ पे बर्फ़ की मात्रा कितनी है, तो ये लगभग 90% टोटल अर्थ की जो टोटल आइस है उसका 90% यहाँ पे जमा हुआ है। यहाँ पे जो जानवर है वो छोटे से लेकर बड़े तक है। छोटे जानवर जो है वो मिज और माइट्स जैसे जानवर है, और वहीं पे विशाल जो जानवर है वो ब्लू व्हेल जैसे जानवर भी है। तो यहाँ पे वेराइटीज़ है, छोटे से लेकर बहुत बड़े बड़े जो विशाल जो जानवर है वहाँ तक की सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ की जो शांति है वह काफ़ी पवित्र है, और ये कभी कभी जो यहाँ पे हिमस्खलन होता है या बर्फ़ की जो परतें हैं वो टूटती है तभी ये भंग होती है, वरना यहाँ पे चारों ओर साइलेंस ही रहती है हर टाइम। नेक्स्ट है ह्यूमन इम्पैक्ट क्या रहा है। ह्यूमन लगभग यहाँ पे 12,000 वर्षों से रह रहा है इस धरती पे, परंतु बावजूद इसके इसने बहुत सारी उथल पुथल मचा दी है धरती पे। ये जो नेचर है उस पर डोमिनेंस स्थापित करना चाहता है। इन्होंने बहुत सारे विलेजेस, टाउन्स, सिटीज़ बसा लिए, मेगा सिटीज़ बसा लिए, और ह्यूमन पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से ये अदर जो स्पीसीज़ हैं उनके साथ में लड़ते रहते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। साथ ही साथ जो कार्बन एमिशन है, जो कार्बन का जो निष्कासन है, उसकी वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एक ब्लैंकेट हमारे प्लेनेट के चारों ओर छा गई है, जो धीरे धीरे ग्लोबल टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ा रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रहा है। और क्लाइमेट चेंज एक हॉटली कंटेस्टेड एनवायरनमेंटल डिबेट में से है दुनिया के, और इसमें ये कहा जाता है क्या पूरी की पूरी जो आइस है वो पिघल जाएगी अंटार्कटिका की। अगर ऐसा होता है तो शायद जितनी भी स्पीसीज़ है इस प्लेनेट पे सारी सारी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, और जैसा कि बिलीव करते हैं कि लास्ट में प्रलय आने वाला है, तो वैसा ही कुछ होने वाला होगा। फिर एक प्रोग्राम के बारे में बात की गई है, आइस ऑन आइस, जिस स्टूडेंट्स ऑन आइस, जिसमें कहा गया है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनको बुलाया जाता है, और सोकल्स की भी उसी प्रोग्राम पे गया हुआ है, जिसमें ये दिशानी दोषी भी है। ये स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करती है प्लेनेट के बारे में, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है ताकि ये सारे स्टूडेंट्स नेचर को अप्रिशिएट कर सके और उसके बारे में कुछ कर सकें। आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर करते हैं क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल में करने के लिए या क्लाइमेट को समझने के लिए। हालांकि ये काम पहले कुछ अमीर लोगों को यहाँ पे ले जाकर किया जाता था, पॉलिसी मेकर्स को यहाँ पे ले जाया जाता था, परंतु ये सारे के सारे जो लोग थे वो केवल और केवल इन्जॉयमेंट के लिए जाते थे और वापस कुछ भी रिटर्न नहीं करते थे। परंतु स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करेंगे और कुछ न कुछ ये सोल्यूशंस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल रहा है। फिर अंटार्कटिका की जो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम उसके बारे में बताया गया है कि एक परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे एनवायरनमेंट या जो क्लाइमेट चेंज है उसके बारे में स्टडी आराम से की जा सकती है। फिर फाइटोप्लैंक्टन जो घास है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है, जो कि एक सिंगल सेल्ड प्लांट है और ये कार्बन को एसिमिलेट करती है, सन की जो एनर्जी है उसका यूज़ करते हुए, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको ये सिंथेसाइज करती है।
जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये वार्निंग दे रखी है कि अगर ओजोन लेयर में और ज़्यादा कमी आती है तो उसकी वजह से फाइटोप्लैंक्टन घास जो है उसकी एक्टिविटीज़ बदल जाएगी, साथ ही साथ जो मरीन लाइफ है वो भी अफेक्ट होगी इससे, और ग्लोबल कार्बन साइकिल है वो भी इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। तो फाइटोप्लैंक्टन एक तरीके से यहाँ पे एग्जिस्टेंस का क्या है, मेटाफर है। अगर फाइटोप्लैंक्टन नहीं रहेगी तो जो भी यहाँ की फूड चेन है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जो भी क्रीचर्स है वहाँ पे या प्लांट्स हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। फिर यहाँ पे एक एपिसोड ऐसा बताया गया जिसमें राइटर स्टूडेंट्स के साथ में समुद्र पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ समय के लिए वॉक करते हैं और इन्जॉयमेंट फील करते हैं, साथ ही साथ वो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ की जो लाइफ है वो अफेक्ट होती है। सो I advise you that you have to read this chapter again so that you can understand the whole meaning of this chapter. Thanks.